नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो बहुत ही रोचक ड्रामा जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित है और यह विलियम शेक्सपियर का बहुचर्चित ट्रेजेडी ड्रामा है जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। जब प्रेमियों की हम बात करते हैं तो उसमें रोमियो और जूलियट का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। रोमियो और जूलियट का जो प्रेम था वो अमर प्रेम था। तो निश्चित रूप से यह जो जोड़ी है वह वर्ल्ड फेमस है और रोमियो और जूलियट के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो यह विलियम शेक्सपियर का वह ड्रामा में से है जिसने विलियम शेक्सपियर को बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध बना दिया। वैसे तो यह विलियम शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी ड्रामा नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक ट्रेजिक ड्रामा है और इसमें रोमियो और जूलियट के अमर प्रेम के बारे में वर्णन है। तो जैसा कि नाम है रोमियो और जूलियट, तो इस नाम से ही क्लियर होता है कि यह एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दो प्रेमियों की कहानी है और यह जो दृश्य है यह वेरोना में उत्पन्न होता है और वेरोना में ही पूरे दृश्य को फिल्माया जाता है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि रोमियो और जूलियट के बारे में, कि रोमियो और जूलियट जो है यह दो प्रेमी थे जो एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मृत्यु तक ये अपने प्यार को निभाते हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो प्रेम था वो अमर था। लेकिन इस नाटक की विशेषता यह है कि यह नाटक इनके अमर प्रेम को मतलब उन परिवार को शिक्षा देती है जो बाद में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। क्योंकि रोमियो का ताल्लुक मोंटेग्यू फैमिली से था और जूलियट का ताल्लुक जो था कैपुलेट फैमिली से था। तो मोंटेग्यू और कैपुलेट कभी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन कुछ झगड़ों के कारण ये दोनों परिवार जो होते हैं वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं और समय समय पर स्टेप पर ये एक दूसरे से शत्रुता निभाने से भी बाज नहीं आते। तो निश्चित रूप से मोंटेग्यू और कैपुलेट फैमिली में यह झगड़ा बहुत दिनों से चला आ रहा था और पीढ़ी दर पीढ़ी यह झगड़ा आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे ही परिवार से उठकर दो प्रेमी जोड़े सामने आते हैं। मोंटेग्यू का जब से छोटा पुत्र रोमियो और जूलियट जो कैपुलेट फैमिली की इकलौती संतान थी, उनके पुत्र थे, वो आती है। तो नाटक का दृश्य जो शुरू होता है कैपुलेट फैमिली के एक भोज उत्सव से। तो कैपुलेट फैमिली ने एक भोज उत्सव का आयोजन किया था। तो उसने वेरोना शहर के सभी लोगों को, सभी सम्मानित जेंटलमैन को उसने इनवाइट किया था, सिवाय मोंटेग्यू फैमिली को छोड़कर। तो मोंटेग्यू फैमिली से चूंकि उसकी शत्रुता थी, इसलिए कैपुलेट फैमिली ने मोंटेग्यू फैमिली को अपने निमंत्रण में शामिल नहीं किया। और यह निमंत्रण बहुत ही शानदार था क्योंकि इसमें वेरोना शहर के बड़े बड़े धनी और जेंटलमैन मतलब इस विवाह समारोह में उपस्थित थे। तो इसी विवाह समारोह में चाहे कहिए भूलवश या रोमियो की पागलपंती के कारण रोमियो भी इस विवाह समारोह में शामिल होता है। तो रोमियो शामिल क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है एक रोजेलिन नाम की एक युवती जिससे रोमियो एक तरफा प्यार करता था। मतलब रोमियो रोजेलिन को प्यार तो करता था, लेकिन रोजेलिन को रोमियो की कोई परवाह न थी। तो रोमियो ने रोजेलिन के पीछे कैपुलेट फैमिली के भोज उत्सव में प्रवेश कर लिया। चूँकि रोमियो एक पहचान हो जाए इसलिए उसने नकाब लगा रखा था और उसके साथ उसके दो मित्र भी थे। एक तो उसका मित्र बेनवोलियो था जो कि उसके परिवार से ही संबंधित था, और जो दूसरा उसका मित्र था उसका नाम मर्क्यूटियो था। तो मर्क्यूटियो जो वास्तव में यह प्रिंस ऑफ वेरोना जिसका नाम एस्केलस है वह उसका रिलेटिव था, उसका मतलब दूर का रिश्तेदार था। लेकिन मर्क्यूटियो रोमियो का एक अच्छा दोस्त भी था। तो रोमियो, मर्क्यूटियो और बेनवोलियो ये तीनों जो है कैपुलेट के परिवार में, कैपुलेट के जो भोज उत्सव था उसमें शामिल होते हैं। और कारण था कि वहाँ पे रोजेलिन उपस्थित थी। तो रोमियो रोजेलिन को ही देखना चाहता था, उससे प्यार करता था, एक तरफा प्यार करता था। तो यह बात बेनवोलियो और मर्क्यूटियो को अच्छा नहीं लगता था। तो उनको ये लगता था कि उनका मित्र एक ऐसे फालतू लड़की के पीछे पड़ा है जो उसकी केयर तक नहीं करती। तो इन्होंने सुझाया कि इस मतलब समारोह में बहुत सुंदर सुंदर युवतियाँ हैं, आप मतलब रोजेलिन को छोड़कर मतलब रोमियो दूसरों को भी देख सकता है, जरूरी नहीं है कि रोजेलिन को देखें। तो रोमियो
ये सोचता ही रहता है, तभी उसकी मुलाकात जूलियट से होती है, ठीक है, जो इस नाटक की हीरोइन है जूलियट। जूलियट वास्तव में कैपुलेट की पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी। तो जूलियट जो थी वह रोजलिन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत महिला थी। तो रोजलिन को वह देखते ही उसके रोमियो जो है अपना दिल दे बैठता है। तो मतलब सीधे सीधे वो रोमियो को पहली नज़र में ही प्यार करने लगता है। तो रोमियो जूलियट का ये पहली नज़र का प्यार था, लेकिन जूलियट को तब समझ आता है कि रोमियो जो है वो सब कुछ छोड़कर वह केवल उसी को देख रहा था। तो जूलियट को भी शंका होता है कि क्या बात है कि एक पुरुष उसको कब से देख रहा है। तो जब ये चीज़ हो रहा था तो रोमियो ने अपनी बात अपने मित्र मर्क्यूटियो और बेनवोलियो को जब वो बता रहा था, तभी उनकी बात सुन लेता है टाइबाल्ट नाम का एक युवक, जो कि कैपुलेट का कजिन मतलब उसका भतीजा था, तो यानी कि उसके भाई का लड़का था। तो टाइबाल्ट जो है वह कैपुलेट परिवार से संबंधित था। तो टाइबाल्ट जो है वो रोमियो को पहचानता था, ठीक है। तो टाइबाल्ट रोमियो को पहचानता था, तो उसने समझ गया ये रोमियो है। तो टाइबाल्ट जो है रोमियो को ऑन स्पॉट मारना चाहता था, ठीक है। तो टाइबाल्ट का नाम तो इसमें दिया नहीं है। तो ये टाइबाल्ट जो है यह कैपुलेट परिवार का था, टाइबाल्ट। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिस कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो टाइबाल्ट जो है यह इस नाटक का विलेन भी समझ लीजिए। तो टाइबाल्ट जो है वह रोमियो को पहचान लेता है कि तो वह ऑन द स्पॉट रोमियो को मारना चाहता था, लेकिन कैपुलेट ने जो उसका चाचा था उसने टाइबाल्ट को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो पूरे उत्सव में विघ्न पड़ जाता और उत्सव गड़बड़ हो सकता था। उन्होंने कहा कि इसका बदला वे फिर कभी ले सकता है। तो टाइबाल्ट ने यह प्रण किया कि वो मॉन्टेग्यू परिवार का इस लड़के से वो जरूर बदला लेगा। तो इधर रोमियो जूलियट से मिलता है और उससे बातचीत करता है। तो बातचीत करते हुए उसके हाथों को पकड़ता है और अपने प्यार को बताता है। तो जूलियट को सहसा इस बात पे विश्वास नहीं था, और लेकिन वह बातें से उसको ये भी पता चल जाता है कि रोमियो कोई और नहीं बल्कि उसके मतलब शत्रु परिवार मॉन्टेग्यू का छोटा पुत्र है। लेकिन उसके बावजूद भी जूलियट रोमियो की ओर आकर्षित होती है, और इस प्रकार से जब वो उत्सव समाप्त होता है तो सभी लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो रोमियो भी मर्क्यूटियो और बेनवोलियो के साथ घर की ओर लौटता है, लेकिन उन लोगों को घर पर छोड़कर वो वापस जूलियट के पास पहुंचता है। तो वहाँ पे वो जूलियट उससे मिलने के लिए उसने चारदीवारी को फांद करके फिर बगीचे को डाकते हुए जूलियट के, फिर वह पाइप की सहायता से वो ऊपर चढ़ता है जहाँ पे जूलियट का खिड़की था। तो वहाँ पे जूलियट ने झाँक कर देखा कि एक व्यक्ति जिसको पहचान गई कि वो रोमियो नाम का वो व्यक्ति उससे मिलने केवल वह इस प्रकार से चोरों की भांति दाखिल हुआ। तो शुरुआत में वह रोमियो की, ठीक है, रोमियो से हाथ से पूर्वक बात करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसको इस कार्य में मज़ा भी आ रहा था और वो भी मन ही मन रोमियो से प्यार करने लगती है। तो जब वह जूलियट और रोमियो की खिड़की से बातें हो रही थी, उसी समय जो नर्स थी उसकी, यह नर्स बता दें कौन है। नर्स वास्तव में जूलियट की यह दासी है, जो कि नर्स मतलब ये जूलियट को बचपन से इसको पाली थी। तो ये उसकी दासी भी थी, उसकी माँ भी थी, उसकी हमदर्द भी थी, सब कुछ थी। तो नर्स ही जूलियट की देख रेख करती थी और उसकी शुभ चिंतक थी। तो नर्स ने जूलियट को बुलाया कि वो अंदर आ जाए, रात बहुत हो चुकी है। तो जूलियट कुछ देर के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो फिर आकर खिड़की पे रोमियो को देखती है कि रोमियो अभी भी उसी स्थान पे खड़ा हुआ है। तो वह रोमियो से कहती है कि वह चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसको देख ले और उसकी जान चली जाए। तो रोमियो ने बड़े प्यार से कहा कि यदि उसके प्यार में, यानी कि जूलियट के प्यार में उसकी जान भी चली जाए तो उसको परवाह नहीं। तो यह बात जूलियट को बहुत अच्छी लगी और वह रोमियो से भी वो प्यार करने लगी। तो उसने एक तरह से अपना विचार भी रोमियो के सामने प्रस्तुत कर दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। तो इस प्रकार रोमियो और जूलियट का जो प्रेम था वह बहुत ही मजबूती से हो जाता है। तो वह एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। तो यहाँ भी प्रसिद्ध डायलॉग है। तो ये प्रसिद्ध डायलॉग है जो जूलियट ने कहा। तो जूलियट ने कहा कि मैं कैपुलेट तो नहीं बन सकती, मतलब कि मैं अपना टाइटल कैपुलेट नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा कैपुलेट जो है मेरे माता पिता हैं। मेरा विवाह के बाद
मेरा नाम ये कैपुलेट जो टाइटल है वो हट जाएगा। लेकिन वो मैं मॉन्टेग्यू परिवार का टाइटल भी नहीं रखना चाहती, तो मेरा नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रोमियो ने एक बहुत चर्चित कहा कि नाम में क्या रखा है। तो नाम में क्या रखा है, यह जो बात आती है, यह इसी रोमियो और जूलियट नाटक का एक मतलब कि बहुत ही चर्चित डायलॉग है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नाम में क्या रखा है। तो यह नाम में क्या रखा है, यह टाइटल मतलब जो डायलॉग कहा गया, वो रोमियो ने जूलियट से कहा कि नाम से कोई महत्व नहीं होता है, व्यक्ति होता है। तो रोमियो ने जूलियट से कहा। तो जूलियट ऐसा इसलिए करें क्योंकि वह मॉन्टेग्यू और कैपुलेट किसी भी परिवार के टाइटल को अपनाना नहीं चाहती थी। तो रोमियो जूलियट से विवाह करना चाहता था। तो जूलियट ने उससे कहा कि ठीक है, तुम जाओ, कल मैं अपने एक संदेशवाहक को भेजूंगी, वो संदेशवाहक ही तय करेगा कि हमारा विवाह कब होगा। तो रोमियो जूलियट से विदा लेकर अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे और जूलियट जो है अपने संदेशवाहक अपने किसी हमदर्द को वो संदेश के रूप में उसको रोमियो के पास भेजती है। तो रोमियो जो कि मतलब कि एक फ्रायर लॉरेंस नाम का एक व्यक्ति से मिलता है, जो कि फ्रायर लॉरेंस जो थे एक मठ था उनका, वो मठ के वह तपस्वी थे और वह उनकी देख रेख करते थे। और वही मठ में मतलब कि रोमियो वहाँ पहुँचता है। तो फ्रायर लॉरेंस जो होता है वो रोमियो के मेंटोर भी थे और उसके शुभचिंतक भी थे। तो वह अपने मतलब रोमियो को अपने पुत्र की तरह मानते थे। तो लॉरेंस ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो रोमियो ने सारी बात बताई कि वह जूलियट से प्रेम करता है और जूलियट से विवाह करना चाहता है। तो लॉरेंस ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुमको यह पहले बताओ कि तुम रोमियो से पूछता है कि तुम क्या जूलियट से सच्चा और गहरा प्यार करते हो। तो रोमियो ने उनको आश्वस्त किया कि वह जूलियट से सच्चा भी प्यार करता है और गहरा भी प्यार करता है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं है। तो लॉरेंस ने कहा ठीक है, मैं तुम लोग की सहायता करूँगा। तो तुम जूलियट अगर यहाँ पे आ जाएगी तो मैं तुम लोग का विवाह करवा दूँगा। तो जब संदेशवाहक आता है तो संदेशवाहक को बताया जाता है कि मतलब कि लॉरेंस के मठ में, फ्रायर लॉरेंस के मठ में रोमियो जूलियट का इंतजार कर रहा है और वह विवाह के लिए वहाँ उपस्थित हो जाए। तो जूलियट भी वहाँ पे उपस्थित होती है। तो फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो और जूलियट का विवाह करा दिया। तो विवाह कराने के बाद जूलियट जो है अपने घर चली जाती है और वह सोचती है कि रोमियो उसके घर आए। तो रात के समय वह रोमियो के साथ व्यतीत करना चाहती है, लेकिन जब रोमियो उसके घर की ओर जा रहा था तो उसी समय उसकी मुलाकात अपने दो दोस्तों मर्क्यूटियो और बेनवोलियो से होती है, जो किसी बात पर टाइबाल्ट से झगड़ा कर रहे थे। तो टाइबाल्ट से झगड़ा कर रहे थे। जब वो रोमियो को देखें तो इन लोगों का हौसला बढ़ गया। तो टाइबाल्ट से कहे तो टाइबाल्ट ने रोमियो को चुनौती दिया कि अगर उसके अंदर ताकत है तो उसे अकेले भिड़ कर दिखाए। तो रोमियो ने कहा कि वो उसे भिड़ना नहीं चाहता, उसे लड़ना नहीं चाहता। वो जाने लगता है, लेकिन मर्क्यूटियो बहुत ही वोलेटाइल पर्सन था। उसने तुरंत ही टाइबाल्ट को वो मतलब मज़ा चखाने के लिए उस पर आक्रमण कर देता है। तो टाइबाल्ट ने अपने तलवार से मर्क्यूटियो को घायल कर देता है, जिससे इतना वो गंभीर चोट पहुंचाता है मर्क्यूटियो को कि मर्क्यूटियो की मृत्यु हो जाती है। तो यह सदमा जो है रोमियो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो टाइबाल्ट से झगड़ने लगता है और टाइबाल्ट को उसके ही तलवार से मार डालता है। जब यह घटना घटती है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो मोंटेक परिवार के लोग भी शामिल होते हैं, मतलब पहुँच जाते हैं, कैपुलेट परिवार के लोग भी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे मतलब कि झगड़ा इतना कलर बढ़ गया था कि प्रिंस ऑफ वेरोना जिसका नाम एस्कलस था, तो उसको बीच बचाव में आना पड़ा। तो मोंटेग्यू परिवार ने कहा उसके बच्चे को माफ़ करें, यह उसकी गलती नहीं थी, यह एक दुर्घटना थी। लेकिन कैपुलेट परिवार के जो लोग थे वह टाइबाल्ट की मृत्यु को किसी भी तरह पचा नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने कहा कि रोमियो को इसके लिए कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, उसको मार डाला जाना चाहिए। तो जो वेरोना के प्रिंस थे वो वास्तव में उनका तो मर्क्यूटियो उनका जैसे उनका रिलेटिव तो था ही, तो उनको मर्क्यूटियो के मृत्यु पर उनको दुख तो था ही, लेकिन वो रोमियो को कैसे सज़ा दे। तो वो रोमियो को सज़ा देने के लिए उन्होंने कहा कि रोमियो को बैनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि उनको इस नगर से निकालने का आदेश दे देता है। तो रोमियो को इस तरह से जब आदेश देता है तो रोमियो जो कि था वह मतलब टाइबाल्ट की हत्या करने के बाद वो सीधे मठ में पहुंच जाता है, फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंच जाता है। तो फ्रायर लॉरेंस को वो बताता है कि किस प्रकार उसने मतलब कि टाइबाल्ट की हत्या कर दी। तो टाइबाल्ट की हत्या करने के कारण वेरोना के राजकुमार ने उसको देश निकाला दे दिया, उसको वहाँ से निकलने का आदेश दे दिया है। तो फ्रायर लॉरेंस ने कहा कि मतलब कि जैसे जब यह घटना घटी तो रोमियो इस तरह से इतना विचलित और पागल हो गया था
कि वो अपने बाल नोचकर जब फेंकने लगा और उसको लगा कि शायद जूलियट भी को भी उस मार डाले होंगे। तो लेकिन जब जूलियट के सकुशल होने की सूचना जब फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को दिया, तब जाकर वो शांत हुआ। तो उसने कहा कि तुम घबराओ ना और मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तो वो फिर जूलियट के पास पहुँचता है और उन दोनों परिवार के बीच में मतलब कि बात भी करता है, लेकिन कोई भी मतलब मसला हल नहीं होता है। तो जूलियट से उसने कहा कि क्या वो रोमियो से विवाह करना, मतलब रोमियो के साथ रहना चाहती है। तो जूलियट ने जब कहा कि वो रोमियो के लिए कुछ भी कर सकती है, तो तब फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को जूलियट के घर भेजा, जहाँ पे वो लोग रात भर रहे। और जब सुबह समय हुआ तो सुबह के समय में रोमियो को वहाँ से निकलना पड़ा। तो रोमियो वहाँ से निकल जाता है और यह तय होता है कि वह मतलब दोनों मंटुआ नामक शहर में जाएंगे और वहीं रहेंगे और गुपचुप तरीके से किसी को पता भी नहीं चलेगा और वे वहीं पर रहेंगे। जब मामला सब शांत हो जाएगा तो वे वहाँ पे मंटुआ से वापस वेरोना चले आएंगे। तो ऐसा ये विचार था, लेकिन यह विचार में दिक्कत यह थी कि मतलब कि जो कैपुलेट थे वह किसी भी तरह मतलब कि जूलियट का विवाह वो काउंट पेरिस के साथ कर देना चाहते थे। काउंट पेरिस जो कि जूलियट के विवाह के लिए मतलब कैपुलेट ने जिसको चुना था, तो वो कहे कि 3 दिन के अंदर जूलियट का विवाह काउंट पेरिस से हो जाएगा। मतलब कि सोमवार का समय था और जैसे मंगल बुध है, मंगलवार को जूलियट को पता चलता है कि उसका विवाह तय हो गया। अब बुध नहीं, बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को उसका विवाह होना था। तो उसके पास कल 2 दिन का मौका था। इतने कम समय में जूलियट क्या कर सकती थी, वो रोमियो पता भी नहीं था कि वो रोमियो कहाँ है। तो वह सीधे फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और बताती है अपनी बात। तो फ्रायर लॉरेंस ने कहते हैं कि यदि मतलब वह रोमियो के लिए कुछ भी कर सकती है, तो जूलियट ने कहा कि वो कुछ भी कर सकती है। तो उसने कहा क्या मृत्यु भी मतलब अपना मृत्यु भी करवा सकती है। तो उसने कहा कि वह मृत्यु को भी गले लगा सकती है। तो उसका इस प्रकार प्रेम देखकर उसने कहा कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे मतलब कि मुझे नर्सिंग की विद्या मालूम है, मेरे पास बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो मैं तुम्हें एक पोषण बना के दे रहा हूँ। वो पोषण को तुम पी लेना, इससे तुम्हें 42 घंटे के लिए तुम अचेतावस्था में चली जाओगी। और जब तुमको कब्र में दफना दिया जाएगा तो मैं रोमियो को पीछे भेजूँगा और रोमियो तुमको निकाल कर मंटुआ लेकर चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यह योजना जूलियट को सही लगा, लेकिन उसको इसमें कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा था। वो हमेशा सोच रही थी क्या वास्तव में उसकी योजना सफल होगी या वो मृत्यु को गले लगा देगी। लेकिन उसके बाद भी वह पोषण पीने को तैयार थी। तो वह जड़ी बूटी को लेकर, फ्रायर लॉरेंस से जड़ी बूटी को लेकर वह मतलब अपने घर चली जाती है। तो और इधर एक संदेशवाहक को फ्रायर लॉरेंस जो है रोमियो के पास भेजता है ताकि वो बता दे कि इस प्रकार की योजना है, जूलियट जो है उसको कब्रिस्तान में मिलेगी। तो यह चीज़ योजना होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जिस संदेशवाहक को फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को पास भेजा था वह किसी दुर्घटना में फंस जाने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच सका। और उधर रोमियो को जब यह समाचार मिलता है कि जूलियट की मृत्यु हो गई, क्योंकि जूलियट जो है वो पोषण यानी कि जो पोषण था जो उसने बनाया था फ्रायर लॉरेंस ने, उसको पी लेने से वो अचेतावस्था में चली गई। तो उसको नर्स ने देखा तो नर्स मतलब बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि जूलियट की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसने ही सबसे पहले जूलियट को मरा हुआ देखा। तो उसने सारी सूचना जब कैपुलेट परिवार को दी तो कैपुलेट परिवार वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और अब यहाँ पे शादी का माहौल जो था, जो कि काउंट पेरिस के साथ होना था, वह अब गमगीन में बदल गया था। और अब जूलियट को दफनाने की तैयारी होने रही थी। तो जूलियट का भी कब्रिस्तान टाइबाल्ट के किनारे, जहाँ पे उनके परिवार को दफनाया जाता था, कैपुलेट परिवार को, वहीं पर जूलियट का भी कब्र खोला जाता है और जूलियट को दफनाया जाता है। तो रात का समय था, अंधकार में जब रोमियो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे टार्च से लेकर जाता है, औजार लेकर जाता है ताकि वह जूलियट को कब्र से निकाल कर वह अपने साथ ले जाए। तो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात काउंट पेरिस के साथ होती है। तो काउंट पेरिस जो कि वहाँ पे वह भी फूलों का गुलदस्ता लिए जूलियट को श्रद्धांजलि देने आया था। बात ही बात में दोनों का झगड़ा होने लगता है और दोनों प्रतिद्वंदी की तरह आपस में झगड़ते हैं। तो रोमियो जो है वह काउंट पेरिस से भारी पड़ जाता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन बाद में उसको पछतावा भी होता है कि उसने अनावश्यक उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसमें उसका किसी प्रकार का दोष नहीं था, क्योंकि उसकी स्थिति भी मतलब उसी की तरह यानी कि रोमियो की तरह ही थी। वह मृत्यु के लिए मतलब हकदार नहीं था, उसको मृत्यु नहीं देना जाता। तो लेकिन अब चूँकि रोमियो को ये नहीं पता था कि जूलियट की मृत्यु हो चुकी है, तो वह जूलियट की मृत्यु को सही मान लेता है और वह
मतलब कि अपने साथ एक बहुत ही जहरीला पदार्थ लेकर आया था। वास्तव में जहर जो था उसने एक केमिस्ट से खरीदा था। यह जहर इतना तेज़ था कि 20 लोगों को एक साथ मृत्यु के नींद सुला सकता था, यानी कि जहर पीने मात्र से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह जहर वो केमिस्ट दे नहीं रहा था, लेकिन उसने सोना के बदले इस जहर को खरीदा था। तो वह जूलियट के कब्र पे उसको सहन नहीं कर सका और उसने जूलियट के कब्र से उसको खोद कर उसको बाहर निकाला। फिर जूलियट को उसने किस किया, उसके बाद उसने जहर को पी लिया। जहर पीने से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रोमियो तो वास्तव में मर चुका था, लेकिन जूलियट जो थी अचेता अवस्था में थी। वह अचेता अवस्था में भी रोमियो का नाम ही बोल रही थी। तो यह समय आ गया था, जूलियट के उठने का समय था, क्योंकि 42 घंटे बीत चुके थे। तो फ्रांस लॉरेंस ने मतलब दौड़ कर जूलियट को उठाना चाहा, लेकिन वहाँ पे रोमियो को और काउंट पेरिस को वहाँ पे डेड बॉडी उसका देख कर वो घबरा जाता है। और जूलियट जो थी वो भी जब रोमियो को इस मतलब हालत में देखती है तो वो भी मतलब तलवार से अपने आप को मार डालती है। तो इस प्रकार मतलब कि रोमियो और जूलियट दोनों की ट्रेजिक मृत्यु हो जाती है। दोनों का परिवार दोनों जो होते हैं वह विवाह से के बाद यानी कि वह मिल भी नहीं पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार यह ट्रेजिडी होता है, यह अंत होता है। तो यहाँ पे जब प्रिंस ऑफ वेरोना जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जब सारे मामले को मतलब फ्रांस लॉरेंस से कड़ाई से पूछा जाता है कि आखिर उसके पीछे क्या कारण है, तो सारी कहानी को फ्रांस लॉरेंस ने बताया और उसने इसके लिए क्षमा भी मांगा। लेकिन वेरोना के राजकुमार ने फ्रांस लॉरेंस को क्षमा नहीं किया। उसने कहा कि वह पूरी तरह से इन दोनों मतलब जो प्रेमी जोड़े थे उनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। तो जूलियट को उसने मतलब कि इस प्रकार का जहरीला पोषण नहीं देना चाहिए था और उसी कारण रोमियो की भी मृत्यु हो गई। तो उसको मतलब सज़ा दिया जाता है, फ्रांस लॉरेंस को सज़ा दिया जाता है। और फिर उसके बाद वेरोना के राजकुमार ने मोंटेग और कैपुलेट परिवार को भी आड़े हाथों लिया और उनको भी बहुत डांट टापट करता है कि यह उनके मतलब कि उनके तानाशाही रवैये का ही वो था कि ये दो बच्चों की मृत्यु हो गई। तो इससे मोंटेग्यू परिवार और कैपुलेट परिवार को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। वे दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और वे अब कभी भी न लड़ने का वे लोग मतलब प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन अब क्या होना था, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दो प्रेमी जोड़े जो अमर प्रेमी जोड़े थे रोमियो और जूलियट, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवार फिर से आपस में मिल जाते हैं और मतलब कि मतलब रोमियो और जूलियट के जो प्रेम को उन्होंने अमर बताने के लिए मोंटेग्यू परिवार जो था उसने जूलियट का एक सोने का प्रतिमा बनाया और उसको मतलब नगर में स्थापित कराया। इसी प्रकार कैपुलेट परिवार ने रोमियो का एक बहुत ही शानदार सोने का मूर्ति बनाया और उसको भी नगर में मतलब लगाया। इस प्रकार रोमियो और जूलियट का जो सोने की प्रतिमा जो थी उनके प्यार का प्रतीक था और उनके अमर प्यार का प्रतीक था। इस प्रकार इस ट्रेजेडी का अंत हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो रोमियो और जूलियट पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और